Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Government Engineering College, Bardmer. Today we are going to study about structure analysis. तो स्ट्रक्चर एनालिसिस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टॉपिक समझने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला है टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट में सबसे फर्स्ट टाइप की सपोर्ट हम पढ़ेंगे फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए ये हमारी एक बीम हो गई। इस बीम के इस एंड को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंड पर अगर मैंने इस डायरेक्शन में मूवमेंट की कोशिश की तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में और ना ही यहाँ पर कोई रोटेशन प्रेजेंट होगा। जब ये तीन रेस्ट्रिक्शन आएंगे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और साथ ही रोटेशन में तीन रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होंगे, तब जो सपोर्ट होगी उसे बोलेंगे हम हमारी फिक्स सपोर्ट। सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट है हिंज सपोर्ट। अगेन बीम से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर एक डायग्राम से, एक बीम में कुछ इस तरह से। तो हिंज सपोर्ट को आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारा डोर होता है, दरवाजा, हम उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें रोटेशन तो आ जाता है, इस तरह से इसमें रोटेशन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको नहीं मूवमेंट कर सकते और ना ही इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में हम कोई मूवमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल 2, और यहां नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन थे हमारे 3। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होगा, हिंज तो यहाँ प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर एक पिन प्रेजेंट होगी जिसके कारण रोटेशन तो पॉसिबल हो जाएगा। रोटेशन पॉसिबल होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर रोलर्स लगे होंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को भी परमिट कर देंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये कहीं नहीं जा सकता। तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो कितने आ जाएंगे रेस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रेंट्स? तो यहां आएंगे 1। इसी के साथ ही एक और एक्स्ट्रा टाइप की सपोर्ट होती है जो कि आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है, वो है गाइडेड रोलर। कि रोलर तो ले लिया लेकिन उसे क्या कर दिया, गाइड कर दिया। जैसे कि आप कि कंप्यूटर टेबल वाली ड्रॉर रहती है या फिर कोई भी ड्रॉर है, उसे आप एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हो। तो इस तरह से जो सपोर्ट आएगी उसे हम कौन सी बोल देंगे, गाइडेड रोलर। अगेन इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट परमिट होता है, वर्टिकल में नहीं और रोटेशन में भी नहीं। यानी कि नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है। अब ये रिस्ट्रेंट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन जो मैं बोल रहा हूं कि इनको रोका हुआ है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसे देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसमें एक्शन और रिएक्शन का होता है कि अगर मैं
इसको यहाँ से खींचना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट ने क्या किया कि ये कहता है नहीं, मैं तो इसे नहीं जाने दूंगा, इसे यही रोक कर रखना है, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना है या रिस्ट्रेन प्रोवाइड करना है। तो इस रिस्ट्रेन के कारण क्या होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ये जो रेड कलर में मैंने यहां पर एरो दिखाया है, इसका मतलब क्या है, ये है इक्वल इस फोर्स के इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब यहीं से क्या आ जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो डिराइव होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे के सारे जो फोर्सेस होंगे उनका समीशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कहां से आया है कि इसको मैंने इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का एक लोड या फोर्स लग गया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरी जो पूरी बॉडी थी वहीं की वहीं रुकी रही, मतलब कि इक्विलिब्रियम में रही, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो इन टोटल फोर्सेस को बैलेंस आउट करने के लिए इक्वेशन मेरे पास कौन सी आ गई, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, या फिर कुछ कुछ जगह आपको ऐसे मिल जाएगा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें ये वाला जो फोर्स है ये तो कौन सा है, एक्सटर्नल लगा देगा, और ये जो रिएक्शन आई है इसे अब क्या कहेंगे हम, रिस्ट्रेन की जगह क्या बोल देंगे, रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शंस की आप कैलकुलेशन करते हो। ये जो रिएक्शन आई है इसके आप क्या करना है, ये है हमारी इंटरनल, जो कि मेंबर के अंदर, सपोर्ट के अंदर इंटरनली जनरेट हुई है। क्योंकि ये सपोर्ट पर है इसलिए इनका एक और नाम क्या पड़ जाता है, सपोर्ट रिएक्शंस। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर तीन रिस्ट्रेन प्रेजेंट है, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर पा रहा है, ना वर्टिकल में, और ना ही रोटेशन हो पा रहा है। तो रिएक्शन भी मेरे पास तीन आएंगी, कौन कौन सी, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर से आ गया, ठीक है, ये वाला फोर्स फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर ये इसको ऊपर मूवमेंट करना चाह रही है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी आ जाएगी, इक्वल मैग्नीट्यूड की एक यहाँ पर। तो अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे पास कौन सी बन के आ जाएगी, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसे रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट लगेगा, ठीक, क्या लगेगा, मोमेंट, क्योंकि इसे बेंड करने की कोशिश करते हैं इसलिए ये होते हैं बेंडिंग मोमेंट। और जनरली हम इसे बोल देते हैं समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स अबाउट अ पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए कि बीम थी, ए बी बीम थी मेरी, तो इसमें किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ऐसे नहीं कि हर जगह हमने ऐसे मोमेंट को कर दिया, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे पॉइंट ए को मान लो, समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स हो जाएंगे जीरो। तो ये जो इक्वेशंस आपको ऊपर दिख रही है, ये इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन्हीं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके हम जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से उसमें इंटरनल फोर्सेस है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यहाँ पर एक्सटर्नल लग रहा था 5 किलोमीटर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन मेरी बीम कैसी है, फिक्स्ड है यहाँ पर एक सपोर्ट पर, यानी कि मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा मेरा, 5 किलोमीटर का। तो ये हमारे पास वैल्यूज कहाँ से आती है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रक्चर को उसके इंटरनल फोर्सेस को रिजोल्व कर पाते हैं।
कि उसके अंदर कितना लोड लगने वाला है, कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ये हमारे पास किससे आते हैं, इन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने यहाँ पर रिएक्शन आ जाएंगी, 3 रिएक्शन, एक तो आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक बेंडिंग मोमेंट यानी कि मोमेंट के लिए। उसी तरह से हिंज की बात करूं तो कितने रिस्ट्रेन थे, 2, तो यहाँ पर रिएक्शंस भी कितनी आएंगी, 2, कौन कौन सी, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी यानी कि इधर की ओर फोर्स लगेगा ये रिएक्शन, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि रोटेशन यहाँ पर परमिट हो रहा है इसलिए हिंज सपोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि अगर कोई रिस्ट्रेन आ ही नहीं रहा, रुकावट ही नहीं आ रही, तो कौन से फोर्सेस वहां पर जनरेट होने वाले हैं, इसलिए हिंज सपोर्ट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है हमारा, ओवरऑल 0 हो जाता है। रोलर सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर रोटेशन तो परमिट हो रहा है, तो रोटेशन परमिट होने के कारण इस हिंज के ऊपर ये जो पिन लगी हुई है इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि जो जनरेट होने वाले मोमेंट है इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो तो यानी कि यहाँ पर लगने वाली जो रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो भी कितनी हो जाएगी, 0। तो सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगी, कौन सी, हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक ही रिस्ट्रेन है तो नंबर ऑफ रिएक्शन भी कितनी होगी, एक। जो नंबर ऑफ रिएक्शन आप पढ़ते हो कि फिक्स सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, तो वो रिएक्शन ये वाली है, ठीक है। उसके साथ है गाइडेड रोलर, तो गाइडेड रोलर में कितने रिस्ट्रेन है, 2, एक तो रोटेशन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस भी कितनी आएंगी यहाँ पर, 2 आएंगी, ठीक है। याद रखना रिएक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होती है, लेकिन जो भी डायरेक्शन आपने बाहर से ली है तो इंटरनल रिएक्शन जनरेट होगी वो उसकी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब जो हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पढ़ तो लिखी 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, उनका समीशन क्या हो जाएगा, 0। सेकंड कौन सी थी, सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस हैं, उनका समीशन 0। और थर्ड हमारे पास थी किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक्स पॉइंट मान लीजिए, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे के सारे जो मोमेंट लग रहे हैं उनका समीशन क्या हो जाएगा, 0। ये जो 3 इक्वेशन है हर जगह लगेगी, ठीक है, हर जगह इसको यूज करें, can be used in every structure। तो इसी के बेस पर मेरे पास 2 तरह की रिएक्शंस आती हैं, सॉरी 2 तरह की स्ट्रक्चर आती है। एक तो होती है स्टैटिकली डिटरमिनेट, और एक मेरे पास आती है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। अगर किसी मैं स्ट्रक्चर को सिर्फ इन 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से रिजोल्व कर सकता हूं, तो उसके सारे के सारे फोर्सेस के बारे में बता सकता हूं, तब तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है स्टैटिकली डिटरमिनेट। और अगर किसी स्ट्रक्चर को मैं इन 3 फोर्सेस के जो 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सिर्फ इनसे सोल्व नहीं कर पाता, तब वो स्ट्रक्चर कैसे कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को रिजोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन चाहिए होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, कितना उसका स्लोप आ रहा है, इन सब की हेल्प से या फिर स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से मुझे स्ट्रक्चर को सोल्व करना पड़ेगा, तब वो कौन सी बन जाएगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को डिटेल में समझने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीम्स के बारे में, कि बीम के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सिंपली एक बीम लिए, बीम का मतलब होता है हमारा फ्लेक्सर मेंबर। आरसीसी में हम पढ़ते हैं कि बीम क्या होती है, हमारा फ्लेक्सर मेंबर होता है, यानी कि जब ये फेल होगी तो किस तरह से फेल होती है, इसके ऊपर जनरेट होते हैं
मोमेंट्स, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर किया जाता है। शियर फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे हैं, शियर स्ट्रेसेस, उनको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम दोनों पढ़ेंगे, शियर फोर्स भी कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी कितना आ रहा है। तो पहली टाइप ऑफ बीम ले लेते हैं हम, फिक्स बीम। एक सिंपल बीम ले ली। फिक्स बीम के लिए क्या करना है, दो सपोर्ट्स हैं ए और बी। एक सपोर्ट को भी आप क्या कर दोगे, इसका एंड करवा दोगे फिक्स, और बी सपोर्ट को भी एंड क्या कर दोगे, फिक्स, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो सकता, और साथ ही साथ इसमें कोई भी रोटेशन नहीं आ सकता। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएंगे, यहां से 3 रिएक्शन बोलो, रिस्ट्रेन बोलो, कितने आ रहे हैं इधर से 3। एक सपोर्ट से 3 आ रहे तो अदर से भी कितने आ जाएंगे 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी जनरेट हो रही है फिक्स बीम के अंदर, 6, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी निकाली थी, summation of all the horizontal forces 0, summation of all the vertical forces 0, and summation of all the moments about a point 0. अब यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है, जो इंटरनल रिएक्शन में निकाली थी, कितनी रिएक्शन जनरेट हो सकते हैं, 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी कि एक तरह के अननोन फोर्सेस। वो तो मेरे पास कितने हो गए 6, लेकिन मेरे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3। कितनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, 3। इसलिए मैं सिर्फ 3 फोर्सेस की ही वैल्यू निकाल सकता हूं, एक्स्ट्रा 3 की नहीं निकाल सकता। इसलिए ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मुझे सारे के सारे फोर्सेस को रिजोल्व करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से नहीं निकाल सकता, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन चाहिए। तो इसलिए स्ट्रक्चर कैसी बनी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो फिक्स बीम की बात करूं, टोटल अननोन रिएक्शन 6 है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 आ गई, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा फोर्सेस बच जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम की बात करूं, कैंटिलीवर बीम। तो अगेन एक बीम को लिया, एक एंड को तो क्या कर दिया हमने, फिक्स, कि ना तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ना वर्टिकल, और ना ही रोटेशन होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी जनरेट होगी, 3। ठीक है। और दूसरा एंड कर दिया हमने फ्री एंड। एक एंड तो क्या था, फिक्स, एंड अदर एंड फ्री एंड। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसे बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। जनरली आपने छज्जा वगैरह देखा होगा खिड़कियों के ऊपर, तो वो कैसी बीम होती है, एक तरह की कैंटिलीवर बीम होती है। यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, 3 इधर से। उसके बाद इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कितनी थी, 3 आ गई ना। तो यानी कि हम सारे के सारे फोर्सेस को रिजोल्व कर पाते हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। यानी कि यहां से जो एक्सटर्नल फोर्सेस को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको रिजोल्व कर सकता हूं। उसके बाद अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं कि कौन सी स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट, तो यहां से आप इक्वेशन फ्लो, रिएक्शन आ रही है जितनी भी हमारी, उन रिएक्शन में से 3 को माइनस कर दो, ठीक है। अगर वो आ जाता है इक्वल टू 0, तब हमारी स्ट्रक्चर होगी स्टैटिकली डिटरमिनेट। और अगर
Re माइनस 3 जो रिएक्शंस है सपोर्ट रिएक्शन इक्वल टू 0 आ जाता है, तब बोल देंगे इसे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में आपने एक चीज देखी होगी, तो जैसे मेरी बीम थी कैंटिलीवर, ये तो कौन सी होगी, अगर इस तरह से दोनों अभी तक क्या बनी कैंटिलीवर है ना, तो कैंटिलीवर की स्टैटिकली डिटरमिनेट। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर मैंने एक और सपोर्ट प्रोवाइड करा था, यहाँ भी फिक्स कर दिया। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पर ये बढ़ गई, रिएक्शन बढ़ी है, इनडिटरमिनेट बनी, यानी कि मैंने क्या किया, ओवरऑल स्टेबिलिटी भी तो इंक्रीज की है। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर मेरी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बनती है उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, इसलिए इनको रिडंडेंट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पढ़ो कि रिडंडेंट स्ट्रक्चर है तो कैसी है वो, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाई हुई है, ओवरऑल स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज की गई है यहाँ पर। तो फिक्स बीम कैसी हो जाएगी, कैंटिलीवर बीम मेरी स्टैटिकली डिटरमिनेट। अगले की बात करूं तो मोस्ट पॉपुलर बीम जो हर जगह यूज की जाती है सारी कैलकुलेशंस में, एक सपोर्ट तो क्या कर देंगे इसमें, इन सपोर्ट, अदर हो जाएगी मेरी रोलर सपोर्ट। तो इस तरह की जो यहां पर मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आएगी कि एक सपोर्ट होगी हिंज, दूसरी होगी रोलर, तो उसे हम बोल देंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर क्या है, रिएक्शंस कौन कौन सी, हिंज में तो हमें पता है एक तो वर्टिकल रिएक्शन आ सकती है, एक हॉरिजॉन्टल, और रोलर में सिर्फ और सिर्फ कौन सी आ सकती है, वर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी आ गई, फॉर्मूला था Re माइनस 3, यहाँ 3 रखा, इक्वेशन इक्विलिब्रियम भी 3, तो ओवरऑल कितना आ गया 0, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम भी कैसी है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, यानी कि मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिजोल्व कर सकता हूं, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, 3 है। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन है इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, सपोर्ट में जो रिएक्शन आ रही है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसकी रिएक्शन के कारण जनरेट हो रही है, अपने आप नहीं। इसलिए अगर एक स्पेशल कंडीशन ढूंढना है, सिंपली सपोर्टेड बीम को ही लेते हैं, कि मैंने लोड लगाया है, एक्सटर्नल जो लोड लग रहा है मेरा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, 90 डिग्री पर लगा हुआ है बीम के एक्सिस से, तो क्या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन जनरेट होगी? जब एक्सटर्नल फोर्स ही सिर्फ वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होने का तो सवाल ही नहीं। यहाँ तो वैसे भी नहीं होने वाली थी क्योंकि रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पर हो जाती, लेकिन रिएक्शन कैसे आती, मेरी ऊपर से लोड लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। इसलिए एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैंसिल आउट हो जाती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स 0 होंगे, कंसीडर ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को जनरेट ही नहीं किया। एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो उसे रिएक्शन जनरेट हुई, रिएक्शन जनरेट नहीं हुई तो स्टेबिलिटी के लिए काउंटर बैलेंस नहीं करेगी, तो इक्विलिब्रियम में उसकी स्टेबिलिटी का तो केस ही नहीं बना, यानी कि एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी कम, तो Re-3 की जगह इस बार क्या हो गया, Re-2। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रिएक्शन जनरेट हो रही थी वो भी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगी, एक वर्टिकल यहाँ से, एक वर्टिकल यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी आई यहाँ पर 2, टोटल नंबर ऑफ
सपोर्ट रिएक्शन कितनी है यहाँ पर 2, 2 माइनस 2 किया तो 0, तो यानी कि अभी भी ये स्ट्रक्चर कैसी रही मेरी स्टैटिकली डिटरमिनेट। ठीक है, तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट बीम्स और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में कि थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को हम बोलते क्या है। जब तक नोमेनक्लेचर नहीं पता होगा हम आगे चीजों को नहीं समझ सकते। अब कुछ एक्स्ट्रा बीम है, बस आपको इन बीम के टाइप पता होने चाहिए। एनालिसिस में तो वैसे ही कर रहे हैं, सबका एनालिसिस एक ही तरीके से, क्योंकि फोर्सेस है क्या, या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या फिर रोटेशन है, तीन ही तरह के हैं। हाँ, बस नंबर ऑफ उनकी काउंट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से रिजोल्व नहीं हो पा रहे। तो ये तो बीम थी अभी कैंटिलीवर। अगर मैंने इसे यहाँ पर सपोर्ट कर दिया, इस एंड पर क्या प्रोवाइड करा दी, कोई सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड करा दी, या फिर आप ऐसे ले लीजिए इधर भी क्या प्रोवाइड करा दिया, हिंज प्रोवाइड करा दिया, तो इस कैंटिलीवर का नाम क्या बन जाएगा, प्रो कैंटिलीवर। ठीक है, तीन रिएक्शन यहां से जनरेट हो रही है, एक इधर से होगी। अगर फोर्सेस को सिर्फ मैं वर्टिकल लेता हूं तो कितनी आएगी, इधर से नंबर ऑफ टू रिएक्शन, एक वर्टिकल की एक मोमेंट की। ठीक है, दो इधर से एक इधर से। अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तब देखो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास दो होंगी, रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन कितनी आई है, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, तो अभी भी कैसी बनी है मेरी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइन लोड लगा दूं तो कोई थीटा एंगल पर, तो इस फोर्स के मेरे पास इस लोड के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लीजिए P लोड था, तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास P sin थीटा। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लोड के कारण मेरे पास एक और एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर जनरेट हो जाएगी और एक कम जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। तो नंबर ऑफ टू एक्स्ट्रा रिएक्शन यहाँ से आ जाते हैं। डिपेंड करती है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स किस तरह का लगाया है। अगर मैं आपको बोलूं ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, तो मैं कहूंगा 0, क्योंकि अभी तक इसमें एक्सटर्नल लोड लगा ही नहीं है। जब तक लोड नहीं लगता तब तक कितनी रहेगी, 0। जैसे ही लोड लगा उसके बाद इसमें सपोर्ट रिएक्शन आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि रिएक्शन कहां से आएगी, जब ऊपर से एक्शन लगेगा, लोड लगेगा। तो बस इन्हीं सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस को समझने के लिए, इसे देखें और इसके बाद हम प्रॉपर्ली एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे हमारा। और इसके साथ ही हमारी एक और बीम रहती है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या होगा, कंटिन्यूअस बीम को समझने के लिए सबसे पहले समझिए स्पैन। तो स्पैन क्या होता है, किन्हीं भी दो रिएक्शंस जो सपोर्ट है उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसे बोल देते हैं हम स्पैन। और अगर ये स्पैन एक से ज्यादा हो जाए तो, क्योंकि अब तक हमने जितने भी स्पैन देखे एक ही है, एक से ज्यादा हो जाए तो ये स्पैन ये हो गया, स्पैन 2 यहाँ पर, तब इस तरह की जो बीम बनेगी उसे हम बोल देंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, एक्सटर्नल रिएक्शन किस तरह से निकालनी है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाओ, उसके बाद डिटरमाइन करो कि स्टैटिकली डिटरमिनेट है या फिर इनडिटरमिनेट है। इसके साथ ही एक और है ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, ओवर ज्यादा, हैंग मतलब लटकी हुई है। तो हमारी जो बीम थी,
अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि किनारों से एक्स्ट्रा बाहर की ओर हैंग हो रखी है, तब उसे कौन सी बोलते हैं हम? ओवरहैंग बीम।